शिक्षा मंत्री का नहीं, इस्तीफा तो केवल इस देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का मांगना चाहिए। असली जिम्मेदार तो ये दोनों ही हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों हैं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों से एक बहुत सीनियर ऑफिसर पीएमओ में बैठा है। वहीं से सारी डायरेक्शन होती है, वहीं से सारा बताया जाता है कि कैसे क्या क्या करना है, वहीं से सारी नीतियां बनती हैं। ये शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री ये कुछ भी नहीं है भाई, इनकी औकात ही क्या है। सो जो कुछ करने वाला है मेन, उसके खिलाफ लड़ो ना, उसका इस्तीफा मांगो। केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां तक जायज है। इस्तीफा मांगना है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मांगो, और केवल इस्तीफा नहीं मांगो। जिन 22 से 23 लोगों ने, बच्चों ने, नीट और सीबीएसई से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री, इनके खिलाफ होना चाहिए। और केवल इनके खिलाफ नहीं, देश में जो आरएसएस का चीफ है मोहन भागवत, उसके खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। इन बच्चों की हत्या क्या, क्यों? क्योंकि देश में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर पूरा कंट्रोल मोदी राज में आरएसएस का है। आरएसएस के हिसाब से सिलेबस तय किया जा रहा है। आरएसएस के माध्यम से सारे जो भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे अध्यापकों की हो, चाहे किसी भी तरह की टीचर की हो, या यूं कहो कि चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, प्रोफेसर की हो, सारे अपॉइंटमेंट, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं नो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू नहीं, नो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो आरएसएस के माध्यम से बनाई गई है। वही सब चाहते हैं और देश में पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। 1.25 लाख के लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, और तकरीबन 4 लाख स्कूलों को बंद करने की और योजना सरकार की चल रही है। तो सब कुछ कंट्रोल जिनके हाथ में, उसका इस्तीफा मांगो ना, उसके खिलाफ संघर्ष करो। तो क्या भारत को नेपाल श्रीलंका बनाना चाहते हैं? नहीं, नेपाल श्रीलंका बनाने की जरूरत नहीं है। क्या घेराव करना, आंदोलन करना, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, क्या अधिकार नहीं है किसी का? ये देश के हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात कहना, प्रदर्शन करना। और अगर कहीं जो अदालत देश के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, उनकी दिक्कतों को समझे बिना, उनकी परेशानियों को एड्रेस किए बिना उन्हें कॉकरोच और परजीवी कह रही है, देश के पर्यावरणविदों को विकास के रास्ते की रोड़ा कह रही है, बाधा कह रही है, ऐसी अदालत का घेराव करने में क्या दिक्कत है? इस देश की अदालत को देखा जाए कि क्या केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही यह मानसिकता है या बाकी जजेस की भी मानसिकता है? उस अदालत के सामने अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? अगर अदालत नहीं सुनती तो, या जब अदालत इस तरह की मानसिकता रख रही है, तो उनका घेराव करना, संसद का घेराव करना, यह कहां से नेपाल वाली या वहां वाली बात है? यह तो संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी का घेराव करना, अपनी कोई प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ये मेरा अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। अब आप लोग कह रहे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तो क्या अब आपको लग रहा है कि हराया नहीं जा सकता, यही तरीका है इस्तीफा दे? तो आपने भी आंदोलन का रूपरेखा बदल दी है। जहां तक हराए नहीं जा सकने की बात है, यस, मैं मानता हूं जो व्यवस्था चुनाव की इस समय चल रही है और जिस तरह से इस देश का चुनाव आयोग सरकार की गुलामी में पूरी तरह से लिप्त है, देश के संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहा, देशद्रोह कर रहा है, ऐसी स्थिति में चुनाव किसी के लिए भी जीतना संभव नहीं है। चुनाव वही जीतेगा जिसको मोदी चाहेगा, जिसको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो जिताना चाहेगा, अन्यथा कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इस देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कई खत्म कर दी गई हैं, बाकी जो बची कुछ हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। यही बाकायदा आरएसएस की, दीनदयाल उपाध्याय की और इनकी नीति है, आरएसएस की नीति है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म की जाएं। इस देश में जो संसदीय प्रणाली है, जो इस देश की संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को खत्म किया जाए, और उसी के लिए सारा काम हो रहा है। तो वर्तमान स्थिति में जो चल रही है, अगर यही चलती रहेगी, चुनावी प्रक्रिया सही नहीं की गई,
तो किसी का भी जीतना संभव नहीं है। जहां बैलेट पेपर से हुआ, बीजेपी पूरी तरह से हारी। जो अभी भी चुनाव हो रहे हैं, तो जो पहले जो पोस्टल बैलेट आते हैं, पोस्टल बैलेट में बीजेपी पूरी तरह से हारती है, लेकिन ईवीएम में जीतती है। जो पंजाब का लेटेस्ट उदाहरण आप बता रहे हैं, बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया। उसके 1000 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है, जहां तक मेरी जानकारी है। 1200 उसके जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हुई है। इतनी बुरी हार उनकी हुई है। कैसे? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। और मैं कह रहा हूं, इस देश में जिस दिन निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव बैलेट पेपर से हो गया, इतनी सी भी बेईमानी अगर नहीं हुई, तो मोदी क्या 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाएं तो भी, आज की तारीख में, पहले तो मैं 40 कहता था कि 40 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, पर आज की तारीख में अगर चुनाव करा लो तो 10 सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी। दावे के साथ। तो बंगाल जीते, वो तो बेईमानी से जीते। बंगाल क्या, अब तो उत्तर प्रदेश भी, अगर यही व्यवस्था रही तो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो कम से कम आप ये तो मान लीजिए कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में जबरदस्त तरीके से बीजेपी जीतेगी, अगर यही सिस्टम से चुनाव हुआ। अगर आपको सरकार प्रदर्शन न करने दे, तो क्या आप सिर्फ इसी बात पर अपना प्रदर्शन नहीं करोगे? सरकार के विरुद्ध खड़े नहीं होगे? सरकार जब जानती है कि अगर ये प्रदर्शन होगा तो उसकी छवि खराब होगी, उसके लिए खतरा होगा, तो क्यों इजाजत देगी? लेकिन इस देश के संविधान ने हर नागरिक को इजाजत दे रखी है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करे। तो ममता जी मुख्यमंत्री रही, उन्हें कौन सा बताएगा? भाई हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। उन्हें सरकार के विरुद्ध भाड़ में जाए परमिशन, आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। गिनती हो रही है, उस समय बेईमानी करके आप चुनाव जीत रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, अगर मोदी को इतना ही लोग चाहते हैं, वाकई में मोदी बहुत, उसकी पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, उसका बड़ा ढोल बज रहा है, तो डर का ही पूरा मोदी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होने दे, स्वतंत्र चुनाव होने दे और बैलेट पेपर से चुनाव होने दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पीछे ही बेईमानी से जीत के आया बनारस से मोदी, 1.5 लाख से जो बेईमानी से जीत के आया। मोदी की भी जमानत जब्त हो जाएगी, और अगर नहीं तो मैं लड़ता हूं मोदी के सामने, देखता हूं कैसे जीतता है। जिस सीट से मोदी समझता हो कि यहां से वो जीत जाएगा, मैं लड़ता हूं उसके सामने, उसे पता लग जाएगी उसकी औकात। अरे बिल्कुल लड़ेंगे, बनारस से लड़ने में क्या दिक्कत है? हो चुनाव बैलेट पेपर से हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें क्या दिक्कत है? उन कहीं भी नहीं। देश में जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जितने लोग तबाही के कगार पर हैं, बर्बादी के कगार पर हैं, पहुंचा दिए गए हैं इस सरकार ने। आर्थिक व्यवस्था तबाह कर दी गई है, एजुकेशन तबाह कर दी गई है, भयानक बेरोजगारी है और भयानक महंगाई है। देश पूरी तरह से त्राही त्राही मचा रहा है और देश का प्रधानमंत्री आम की किस्म गिना रहा है। आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे मोदी जी, मजबूत प्रधानमंत्री? और बीजेपी कहते हैं हम लोग इस्तीफा नहीं होता है। मोदी इतना बेशरम आदमी इस्तीफा काहे को देवेगा? किसी कीमत में नहीं देवेगा। मोदी तो चाहेगा कि इस देश दुनिया को जब छोड़ के जाए, जब अंतिम सांस उसकी चल रही हो, तब भी वो देश का प्रधानमंत्री बना रहे। सत्ता की हवस उसको इतनी जबरदस्त है मोदी को। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात या जो कॉकरोच की बात कर रहे हो, 6 तारीख तो है ना, तो 6 तारीख को पता लग जाएगी कॉकरोचों में कितनी ताकत है, कॉकरोच कितने से काम कर। प्रोटेस्ट के समर्थन में है सर? 100% जेनजी प्रोटेस्ट या युवाओं का जो भी प्रोटेस्ट हो, ईमानदारी से जो भी किया जा रहा हो, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। अपनी मांग को लेकर अगर कोई भी, अपनी जायज मांग को लेकर कोई भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हर किसी को होना चाहिए। यह सब कुछ बीजेपी की खुली गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी। और देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जहां जहां भी बीजेपी का शासन होगा, ये खुली गुंडागर्दी आपको दिखाई देगी। मॉब लिंचिंग के पीछे कौन था? क्या जानते नहीं है? देश नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती। लोगों को मारा जा रहा था, कौन उसके पीछे? अब ये जो सब कुछ हमला हुआ है, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी हैं उन पे हमला हुआ, जो उस हमले में लोग शामिल हैं, उनके चेहरे तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब आइडेंटिफाई हो गए। सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे उन्हीं के लोग हैं। तो जब ये सब कुछ, सारे सबूत सामने आ गए हैं, इसके बाद भी कोई शक रह गया कि कौन है इसके पीछे? भाई गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी उनका काम है, तो कर रहे हैं।
इसीलिए मारा जा रहा है। केवल सांसद की बात नहीं है, सांसद तो शायद सुरक्षित हो जाए, जनता सुरक्षित नहीं है भाई। जनता पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है। महाराष्ट्र उनको तो तब भी सुरक्षा मिली हुई है, या मिल जाएगी नहीं है। आम जनता की क्या बात है? आम जनता को मार दिया जा रहा है सड़क पर, आम जनता को तबाह कर दिया जा रहा है सड़क पर। देखिए, जहां भी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये बाकायदा आरएसएस की, बीजेपी की प्लानिंग है। उनकी जो अंतिम लक्ष्य है उनका, उस अंतिम लक्ष्य में क्षेत्रीय पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गोलवलकर ने जो कहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उनके हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां देश की राष्ट्रीय एकता में बाधा हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है। जैसे शिरोमणि अकाली दल, उनके साथ में गठबंधन किया, उनको ठिकाने लगा दिया। आगे समझ में? बीजू जनता दल उड़ीसा में, उनके साथ में ये आए, उनको ठिकाने लगा दिया। बीजू जनता दल कहां है? इसके साथ में नीतीश कुमार लेटेस्ट है, जेडीयू के साथ में गठबंधन किया, और जेडीयू कहां है आज? नीतीश कुमार का कोई नाम लेवा है आज? है कहीं? खत्म कर दिया। इसके साथ में शिवसेना के साथ में आए, शिवसेना को पहले 2 हिस्सों में तोड़ा, उसके साथ साथ में एनसीपी को भी तोड़ दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। सो ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। सब कुछ मनुवादियों के कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बाकी जनता को, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। उस लक्ष्य के तहत ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इनकी नजर में राष्ट्रीय एकता क्या है। पूरे देश को तबाह करके राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता यह है कि देश के लोगों में जाति धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच पैदा हो, और सब भाईचारे के माध्यम से आपस में जुड़ें, और देश के बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन दुनिया में हो सकती है। वो एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन हो, समान एजुकेशन हो, और कंपलसरी एजुकेशन हो, तब देश आगे बढ़ेगा, तब राष्ट्रीय एकता बनेगी। लेकिन इनके लिए राष्ट्रीय एकता यह है कि चंद लोगों के हाथ में तमाम सत्ता रहे, तमाम ताकत रहे, और बाकी सब लोग उनकी गुलामी करें।